प्रोफेसर श्रीराम चौलिया जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं दिलीप सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। आपका भी स्वागत है दिलीप जी। शुरुआत प्रोफेसर चौलिया आप ही से मैं करूंगी। जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, आज उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवाद के बलबूते पर साम्राज्य खड़ा करने की जो सोच है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और ये सोच ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। शुरुआत हम इसी से करते हैं। मानवता को कुचलने की सोच और दूसरी तरफ तालिबान के हमले जिस तरह से अफगानिस्तान पर चल रहे हैं, दोनों को किस तरह देख रहे हैं आप? जी रीमा, साफ संकेत है। प्रधानमंत्री जी ने जो सोमनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में कहा, वो खास तौर पर जो अफगानिस्तान में गतिविधियां हैं उस पर ही उन्होंने टिप्पणी की हैं। और ये जो उन्होंने याद कराया कि आप एक क्रूरता और आतंक से आप किसी समाज पे हमेशा के लिए आप हावी नहीं हो सकते हैं, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और मेरे ख्याल से ये एक तरफ से एक इशारा भी है कि लेजिटिमेसी होनी चाहिए। जो भी सरकार हो, जहाँ पर भी हो या जो सत्ता में हो, वो अपने आप को और अपनी जो विचारधारा है उसे जनता पर थोप नहीं सकते। जो हम आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो इस्लामिक अमीरात की बात कर रहे हैं तालिबान की, वो उसकी पुनर्स्थापना करेंगे अफगानिस्तान में। तो इसके खिलाफ मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी एक जनमत इकट्ठा कर रहे हैं। उस तरफ हमारे जो विदेश मंत्री जी डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में हैं और उन्होंने वहाँ पर भी आइसिस खुरासान, ये जो दाइश जो कहते हैं इस्लामिक स्टेट, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी आलोचना की। और उन्होंने वहाँ पर पूरे संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, सभी मेंबर्स के साथ उन्होंने मिलकर एक साझा एक रणनीति बनाने की कोशिश की है, ताकि चाहे तालिबान हो, चाहे इस तरह के जो अन्य गुट हो, हक्कानी हो, ये सब जो है इनके हम जानते हैं इनकी मूल प्रवृत्ति क्या है। और इसीलिए हम ये नहीं मानते कि कोई अच्छे तालिबान या बुरे तालिबान हो सकते हैं। फिर भी एक तरह से संपर्क तो हम रखेंगे चाहे जो भी सत्ता में आए। लेकिन मूल मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का संदेश ये है कि हमें ये जो रूढ़िवादी कट्टरवादी आतंकवाद हैं, हम कभी भी इसे मंजूर नहीं कर सकते हैं। और दुनिया में मेरे ख्याल से अभी कुछ देश हैं जिनकी बात हो रही है, जैसे चीन की चर्चा में है कि चीन शायद मान्यता दे दे इनको, और पाकिस्तान तो है ही इनके पीछे हमेशा ही। चीन ने तो सबसे पहले रिएक्शन दिया था कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मान्यता देने की बात उन्होंने सबसे पहले कही। और अभी जिन लोगों ने अपने कॉन्सुलेट बंद नहीं किए उनमें चीन सबसे पहला देश है। जी, तभी इसी यही बात है कि हम सब एकजुट होकर इससे लड़ें, अपने आप में बंट ना जाए। ये हमारी रणनीति है सुरक्षा परिषद में भी, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम एक साझा प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहते हैं कि आतंकवाद हैं। आप इसके रंग मत दिखाइए कि अच्छे अब तो इनको सत्ता में आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि इनको मान्यता। हमें कंडीशंस पर, अगर ये लोग सुधर जाते हैं, अगर तालिबान 2.0 अगर बन पाता है, कुछ हद तक वो अपने आप को मॉडरेट कर सकते हैं, तब जाकर हम कुछ व्यावहारिक तौर पर उनके साथ बातचीत और उनके साथ संबंध बना सकते हैं। प्रोफेसर चौलिया, इसी बात पर जो दिलीप जी बात कह रहे हैं कि आधुनिक तालिबान जैसी कोई कॉन्सेप्ट नजर आएगी? क्योंकि लग तो बिल्कुल नहीं रहा है कि कोई भी आधुनिकता तालिबान की सोच में दिखाई दे रही है या उनके एक्ट में दिखाई दे रही है। और जिस तरह से सभी देश अभी फिलहाल ये देख रहे हैं कि कथनी और करनी में जो फर्क दिख रहा है, उससे आधुनिकता कहाँ है तालिबान की सोच में? महिलाओं के प्रति भी वही बात है, जिस तरह से घर से निकाल कर लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है। कल जिस तरह से प्रदर्शन हुए सड़कों पर, उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन आया तालिबान का, तो आधुनिकता कहाँ गई वो? जी रीमा, देखिए जैसे अंदर से तो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है उनमें, लेकिन दबाव के कारण वो थोड़ा बहुत अपने आप को कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट कर जाएं। क्योंकि देखिए अमेरिका ने इनकी जो विदेश निधि है, फॉरेन रिजर्व्स वगैरह, इन सबको फ्रीज कर दिया है। और अभी इन्हें अब सत्ता में आ चुके हैं, तो देखिए एक तरह से आपको शासन करनी है। आप छापेमार का जो समय है उनका ख़त्म हो चुका है, अब राज्य संभालना है। तो फिर एक तरह से आपको सभी पक्षों के साथ थोड़ा इंक्लूसिव, जो हम कहते हैं समावेशी सरकार बनाने की बात हो रही है। और साथ साथ कुछ हद तक जो खासतौर पे शहरी इलाकों में जो नागरिकों के लिए जो फ्रीडम्स थी,
वो स्वतंत्रता बनी रहे कुछ हद तक, और ये कुछ हद तक सहिष्णु हो जाए। लेकिन इस पर ये दबाव पर निर्भर हैं। ये तालिबान के अंदर कोई ऐसी आत्मालोचना ज़्यादा कुछ नहीं है, वो वैसे ही कट्टर हैं जैसे पहले हुआ करते, और वो विश्वास भी करते हैं कि उसी जिहादी कट्टरता की वजह से उन्हें विजय प्राप्त हुई है इस युद्ध में, तो उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे दिलीप सिन्हा जी कह रहे हैं, जनता क्या मानेगी, जनता क्या प्रेशर, देखिए अहिंसक रूप से भी एक विरोध किया जा सकता है। हालांकि ये बड़े ही नृशंस किस्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप देखिए जुलूस निकाल रहे हैं लोग, औरतें बोर्ड लेके खड़ी हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें मत भूलिए। तो इस तरह के जो प्रदर्शनियां हो रही हैं, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, तो वो सभी इकट्ठे हो रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तालिबान की जो अभी फिलहाल की जो शक्ति है वो घट जाए, क्योंकि आम लोगों की रजामंदी के बगैर वो केवल शरीयत और जिहाद और बंदूक के बलबूते वो सरकार नहीं चला सकते। तो हमें उम्मीद है कि एक प्रेशर बनेगी ज़मीनी तौर पर। दूसरा, जैसे मैंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अगर एक साथ हो और सब कहें कि हम आपको मान्यता ले लीजिए, वित्तीय सहायता ले लीजिए, ये बैंकों के आपके जो फ्रोजन अकाउंट्स है, फंड्स हैं, वो उन्हें रिहा करना ले लीजिए। इन सभी मामलों में अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्थिर सरकार बनाएं जो ज़्यादा देर तक चले, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की घरेलू प्रेशर और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन दोनों की अगर मिलकर करें एक पुश, तो तभी जाकर मुझे लगता है कि इनकी जो मूल सोच है उस सोच में बदलाव नहीं होगा, कम से कम जो बर्ताव है उसमें थोड़ा बहुत ढील दिख सकती है। प्रोफेसर चौलिया, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना ही तालिबान की सबसे बड़ी कमजोरी ये यूएन की तरफ से कहा गया, और ये भी कहा गया कि सारी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। भारत अभी वेट एंड वॉच कर रहा है, जिस तरह से विदेश मंत्री ने कल बात भी कही थी, और आज भी दिन भर जो घटनाएं घटी, सबसे पहला जो भारत का कर्तव्य है और भारत जिस पर काम कर रहा है कि अपने फंसे हुए लोगों को वो इंडिया लेकर वापस आए। इस पूरी परिस्थिति में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना चाहिए, आपको लग रहा है कि एकजुटता दिख रही है, और वाकई में तालिबान को लेकर एक राय बनाने के लिए सबको एक होने की अभी जरूरत दिख रही है? देखिए, भू राजनीति का खेल होता है, जिसकी वजह से कई राज्य अपने निजी हितों के आधार पर इन मामलों पर निर्णय लेते हैं, और बजाय ये कि अच्छा हम सबके का एक साझा खतरा है इसलिए हम मिलकर काम करें। तो ये बड़ी त्रासदी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, बहुत पुरानी चीज़ है। तो खासतौर पर आप देखें, चीन जिस तरह के संकेत दे रहा है, और पहले से ही उन्होंने तालिबान के साथ कुछ हद तक एक समझौता वगैरह कर लिया है, तो लग रहा है कि एकजुट होकर हम सब खड़े नहीं हो पाएंगे। तभी भारत ने ये भी कहा है कि हम लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ ही एक साझा रणनीति बना पाएंगे इस विषय पर, क्योंकि लग रहा है कि चीन शायद सहमत ना हो, और अगर चीन इन्हें वित्तीय सहायता दे सकता है तो फिर तालिबान को लग सकता है कि अच्छा भाई, एक महाशक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ चीन की छवि भी है, चीन अपने आप को एक महाशक्ति कहलाती है। चीन के अपने शिनजियांग इलाके में जिहादी आतंकवाद के काफ़ी उसके खतरे हैं और डर हैं। तो देखना पड़ेगा कि किस हद तक चीन जैसे पैसे फेंककर क्या वो शांति खरीद सकती है तालिबान और इन जिहादियों से। और एक और सवाल ये भी है कि क्या सारे जिहादी अब दोबारा अपने आप को, जैसे उनके अंदर एक ऊर्जा आ गई है कि तालिबान ने मुजाहिदीन ने दो महाशक्तियों को हराया, पहले सोवियत संघ को और अब अमेरिका को। विश्व भर में आप देखें सोशल मीडिया पर ये जो जिहादी तंजीमें हैं ये जश्न मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा रास्ता सही था और हमने जो जिहाद का पथ अपनाया था इसकी वजह से आज हम इतने बुलंद हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि चीन को भी सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें दूरगामी सोचना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा अमेरिका को विस्थापित कर दिया, अब हम वहाँ पर जाकर नियंत्रण करेंगे और इसके लिए अगर तालिबान के साथ उठना बैठना हो और उनके साथ सांठगांठ करनी हो तो हम कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, नैतिकता भी कुछ होती है, मानवीय संवेदनाएं भी कुछ होती हैं, और खाली भू राजनीति
और निजी स्वार्थ के आधार पर अगर कोई महाशक्तियां निर्णय लेते हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी कि उसकी वजह से ही ये पूरी जो प्रांत हैं, आतंकवाद हो, मानवाधिकार हो, इन सब नहीं, विषयों पर। लेकिन चीन और पाकिस्तान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इस मौजूदा परिस्थिति में लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा खुश तो कोई है ही नहीं, और चीन की तरफ से भी जो सबसे पहला रिएक्शन आया, सबसे पहले बयान जो चीन की तरफ से आ रहे हैं मान्यता देने को लेकर, वो भी ऐसा लग रहा है कि चीन भी लगता है ऐसा ही कुछ चाहता था। तो दोनों की तरफ से ऐसा लग रहा है कि मिली भगत ही चल रही है। जी रीमा, लेकिन एक चीज है, देखिए ये जो राक्षस हैं जिहाद का, इसे कोई काबू में नहीं ला सकता है, ना ही इसे पैसों से किसी तरह टाला जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर जो कट्टर विचारधारा है, इसे मुझे नहीं लगता कि ये सैलाब जैसा है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इनके साथ कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए। और चीन और रूस जैसे देश जिन्हें काफ़ी तजुर्बा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उन्हें सोचना से एक परिपक्व तरीके से सोचना चाहिए कि देखिए, अगर हम इनको बढ़ावा देते हैं तो वापस आके ये जिस थाली में खाते हैं उसे में छेद भी कर सकते हैं और काफ़ी महंगी पड़ सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें मनाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये अमेरिका साथ लगा हुआ है, पश्चिमी देश, भारत, हम सब चाहते हैं कि चीन और रूस भी हमारे साथ आ जाए, ताकि पाकिस्तान को एक आइसोलेट कर जाएं, हम उनको दरकिनार कर दें और इस तरह तालिबान पर प्रेशर बना रहे। लगता है कि इस वक्त भी तालिबान के साथ सबसे पहले अगर कोई खड़ा है तो वो पाकिस्तान है। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।